न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। आज हम देश की वर्तमान राजनीति पर बात करेंगे। देश की राजनीति में धीरे धीरे ही सही लेकिन बड़ा परिवर्तन आता दिखाई दिया। यह लड़ाई जो एक लंबे समय तक चली थी भाजपा और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस लंबे समय तक नंबर 1 पार्टी रही देश की, भाजपा नंबर 2 पर आई। जब अयोध्या आंदोलन हुआ और इसकी शुरुआत हुई तो 1990 के लोकसभा चुनाव से वहां से जो शुरुआत हुई वह लगातार बढ़ते बढ़ते अब स्थिति ये आ गई कि भाजपा नंबर 1 हो गई और कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी बन गई। और 2024 के चुनाव ने एक बार फिर साबित किया कि लगातार 3 चुनाव हारने के बाद अब यह राजनीतिक लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की नहीं रह गई। भले ही 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो, भले ही कुछ राज्यों में कांग्रेस अब भी, क्योंकि तीसरी पार्टी नहीं है, वह तो नंबर 2 की पार्टी हो, जो गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, जिस राज्यों में नंबर 2 की पार्टी बनी हुई है, क्योंकि नंबर 3 की पार्टी कोई है ही नहीं, तीसरी पार्टी कोई है ही नहीं। लेकिन अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है कांग्रेस और भाजपा के बीच में। और पिछले बहुत सारे चुनाव के आंकड़ों का अगर हम आकलन करें तो आप देखेंगे कि जहां जहां भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है वहां ज़्यादातर मामलों में कांग्रेस हार जाती है। इसके 2 अपवाद आपको दिखेंगे, एक हिमाचल प्रदेश में अभी है और दूसरा कर्नाटक में। अब राज्यों में जब चुनाव आएगा, विधानसभा चुनाव होगा 27 दिसंबर में हिमाचल में होगा, उसके अलावा 28 अप्रैल मई में कर्नाटक में होगा, तो स्थिति बदलने वाली है। ऐसे अभी से ही नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आज इन राज्यों की बात नहीं कर रही हूँ। अब भाजपा की लड़ाई सीधी सीधी क्षेत्रीय दलों से है। एक समय कहा जाता था कि भाजपा कांग्रेस को तो हरा देती है, कांग्रेस से मुकाबला होता जीत जाती है, क्षेत्रीय दलों से हार जाती है। तो भाजपा के लिए इस परसेप्शन को तोड़ना और इस सच्चाई को भी, यह परसेप्शन और सच्चाई दोनों है, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। एक विकेट भाजपा का गिरा चुकी है और क्या 2 विकेट, वैसे तो मानना है कि 3 विकेट है कायदे ये देखिए तो, लेकिन क्या 2 विकेट भाजपा गिरा पाएगी? क्योंकि इन तीनों राज्यों में जो 3 विकेट की बात कर रही हूँ मैं, 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो पहला विकेट कौन सा गिराया? वो था उड़ीसा का। उड़ीसा में 99 से बीजेपी और बीजेडी मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं। 2009 में नवीन पटनायक ने यह गठबंधन अपनी तरफ से तोड़ा था। तो 2009 में नवीन पटनायक ने यह गठबंधन अपनी तरफ से तोड़ दिया और इसके बाद उनकी पार्टी जो नंबर 1 की पार्टी हो गई, अकेले बहुमत मिल गया। 23 और 24 साल उन्होंने राज किया निर्बाध रूप से। 99 में जो वह बने मुख्यमंत्री, तो 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद ही हटे हैं। अब यह राज्य ऐसा था जहां भाजपा लगातार नंबर 2 पर तो आ रही थी, लेकिन नंबर 1 के स्थान पर नहीं पहुंच पा रही थी। 2024 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में भाजपा ने इस बैरियर को, इस बाधा को पार कर लिया। अब लोकसभा चुनाव में भी नंबर 1 की पार्टी हुई और विधानसभा चुनाव में भी नंबर 1 की पार्टी, और स्पष्ट बहुमत लेकर वहां अब उसकी सरकार है। तो पहली बार जब से उड़ीसा राज्य बना है, तब से पहली बार उड़ीसा में भाजपा का मुख्यमंत्री बना है। ये वैसे बहुत से लोगों को शायद लग सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। यह जो भाजपा और क्षेत्रीय दलों का मुकाबला है, इस दिशा में यह एक बड़ा परिवर्तन है। आप कहें कि ये नई ओपनिंग है। अब भाजपा के सामने एक केस है बिहार का, जो बिल्कुल बड़ा उलझा हुआ है। यहाँ भाजपा जो है उसका कभी मुख्यमंत्री बना ही नहीं,
लेकिन अभी बनने के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। जब तक नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से रिलेवेंट बने हुए हैं, राजनीतिक रूप से सक्रिय है, तब तक मुझे नहीं लगता कि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बन पाएगा। यह चुनाव तो 2025 में होने जा रहा है। यह तय करेगा कि भविष्य में बिहार की नंबर 1 पार्टी कौन होगी और आरजेडी के मुकाबला किससे होगा। क्या जेडीयू फिर से अपना जो है गठबंधन के बीच में, मतलब चाहे उनका आरजेडी से रहा हो या बीजेपी से नंबर 1 पार्टी रही हो, 2020 के चुनाव में यह गठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी हो गई, तो क्या वो नंबर 1 की अपनी हैसियत, अपना रुतबा वापस ले पाएगी, या भारतीय जनता पार्टी उभर कर नंबर 1 गठबंधन में भी होगी और विधानसभा में भी होगी। लेकिन बिहार का मामला अभी छोड़ देते हैं, अभी बात करते हैं 2 राज्यों की। भाजपा की जहां नज़र है, भाजपा का जो लक्ष्य है वो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस 67 में गई तो उसके बाद लौटकर तमिलनाडु में नहीं आई। तब से क्षेत्रीय दल 2 दलों में है, द्रमुक और अन्ना द्रमुक। इन्हीं के बीच में सत्ता का परिवर्तन होता रहता है। क्या पहली बार ऐसा होने जा रहा है? तमिलनाडु की जो प्रमुख पार्टियां हैं द्रविडियन राजनीति करती है, वह सत्ता से बाहर जाएंगी। अब वहां की भी राजनीति एक अजीब से द्वंद्व में फंसी हुई है। एक नई पार्टी उभर कर आई है, टीवी के 2 तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय, उनकी पार्टी है। उनकी पार्टी का दूसरा राज्य सम्मेलन हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, पिछले हफ्ते, और बहुत भारी भीड़ भी थी। उन्होंने घोषणा की कि फिर से जो पहले सम्मेलन में की थी कि मेरा वैचारिक दुश्मन मेरी पार्टी की बीजेपी है और राजनीतिक दुश्मन द्रमुक है, यानी डीएमके है। एआईडीएमके पर कुछ नहीं बोले। अब आप देखिए, दुश्मन 2 बताए उन्होंने, राजनीतिक दुश्मन द्रमुक और वैचारिक दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जो जन आधार किसका हथियाना चाहते हैं? अन्ना द्रमुक का, क्योंकि वहीं उनका संभावना लग रही है और बीजेपी की भी नज़र वहीं पर है। जयललिता के निधन के बाद से अन्ना द्रमुक के पास कोई पैन स्टेट लीडर नहीं है। ई पलनस्वामी इसके सर्वा है, प्रमुख है। वहाँ सबसे बड़ा पद महासचिव का होता है, तो वह है सेक्रेटरी जनरल बने हुए हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में उनका जन आधार नहीं है, ना तो लोकप्रियता है। लोकप्रियता के आधार पर अगर परसेप्शन की बात करें तो अन्नामलाई के उनसे आगे निकल गए हैं। जब तक वह प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया क्योंकि अन्ना द्रमुक समझौता करना था और अन्ना द्रमुक को किया अन्नामलाई पसंद नहीं थे, क्योंकि वह लगातार अन्ना द्रमुक का नुकसान कर रहे थे। अब सवाल ये है कि विजय की जो पार्टी है टीवी के, वो किसका नुकसान करेगी? अगर वह एंटी इनकम्बेंसी वोट लेके जाती है तो अन्ना द्रमुक और बीजेपी का नुकसान करेगी। अगर वह द्रमुक का जनाधार कुछ भी छीनने की कोशिश करती है, उसमें सफल होती है, तो अन्ना द्रमुक और बीजेपी की मदद करेगी, डीएमके का नुकसान करेगी। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में सुपरस्टार विजय जो है वो बंद मुट्ठी है। किसी को मालूम नहीं है कि जब ये मुट्ठी खुलेगी तो वो लाख की होगी कि खाक की होगी। फिल्म स्टार के रूप में लोकप्रियता एक अलग चीज़ होती है और राजनीति में उसका वोट में बदल जाना वो दूसरी बात हो जाती है। रजनीकांत जो है बहुत लोकप्रिय है, बल्कि कहे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पिछले कुछ दशकों में कोई अगर फिल्म स्टार रहा है तमिलनाडु में तो वो रजनीकांत अब भी बहुत मशहूर है। लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो पॉलिटिकल फॉलोइंग में नहीं बदलने वाली। यही प्रिय प्रश्न विजय के सामने भी है
कि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो उनकी फ़िल्मों पर ताली बजाते हैं, जो उनकी फ़िल्मों को देखने के लिए घंटों घंटों 20 घंटे 25-25 घंटे लाइन में लगते हैं, क्या उनके वोट देने के लिए भी 1 घंटे लाइन में लगेंगे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। मुझे नहीं लगता कि विजय के पास भी है, क्योंकि उनकी उम्मीद है कि ऐसा होगा। उम्मीद से जो राजनीति चलती नहीं है, तो उनके पास कोई संगठन नहीं है, उन्होंने कोई संगठन बनाया नहीं, तो ज़मीन पर उनके कार्यकर्ता नहीं है, उनके वोटरों को पोलिंग बूथ तक ले जा सके। यह उनका सबसे बड़ा हैंडीकैप है। फिर उनकी कोई विचारधारा नहीं है, वह द्रविड़ राजनीति के पक्ष में है या उनके खिलाफ है, तो कोई नई राजनीति करना चाहते हैं या कोई नया राजनीतिक विजन या दर्शन देना चाहते हैं, ऐसा भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो केवल बता रहे हैं कि विरोध किसके है, किसके विरोध में है, लेकिन वो क्या है यह वह अभी भी तमिलनाडु की जनता को, लोगों को, मतदाता को बता नहीं पा रहे। तो उनका मामला जो है अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन बीजेपी और अन्ना द्रमुक कह रही गठबंधन तो है, लेकिन अगर चुनाव जीत गए तो हम बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। अब यह विचित्र सा गठबंधन, दुनिया में पहला ऐसा गठबंधन होगा जिसमें गठबंधन का साथी दल चुनाव से पहले ही कह रहा है कि अगर गठबंधन जीत गया तो हम दूसरे साथी को सरकार में शामिल नहीं होने देंगे। बीजेपी भी अग्रेसिव है, बीजेपी कह रही है कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा। अब यह कैसे होगा? यह सब कुछ निर्भर करता है किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है। तो तमिलनाडु की राजनीति फंसी हुई है। दूसरा, द्रमुक, उसकी राजनीति और MK स्टालिन जो कि मुख्यमंत्री है, उनकी लोकप्रियता दोनों ढलान पर है। वह ढलान पर कितनी तेजी से नीचे आएंगे इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। क्या उनका जो बहुत मजबूत संगठन है उसमें दरार, उसमें कमजोरी तो नज़र आ रही है, लेकिन क्या इतना कमज़ोर हो गया है कि सत्ता से बाहर हो जाए? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उसको लग रहा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद MK स्टालिन की सरकार जा रही है और भाजपा का जो गठबंधन है उसकी सरकार आ रही है। तो अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस विकेट को गिरा पाएगी? अगर आप राजनीतिक क्लेशों से तमिलनाडु की राजनीति जो लोग जानते हैं उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे नहीं, भाजपा के पास ऐसा संगठन भी नहीं है। जो उसके पास सबसे लोकप्रिय नेता है उसने जो है बैकग्राउंड में कर दिया है, पीछे धकेल दिया है। तो ऐसे में कितना फ़ायदा इसको मिलेगा, इस परिस्थिति का, एंटी इनकम्बेंसी का कितना फ़ायदा बीजेपी उठा पाएगी और अन्ना द्रमुक से इस तरह के रिश्ते का कितना फ़ायदा होगा, इसके बारे में भी अब मालूम नहीं है। लेकिन भाजपा का आत्मविश्वास पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने एक नया दांव खेला। तमिलनाडु की राजनीति में यह नाम ऐसा है जिसका विरोध करना MK स्टालिन के लिए भी मुश्किल है। हालांकि उन्होंने बीजेपी के नेताओं से कहा है कि वे विरोध तो नहीं करना चाहते, लेकिन सारे विपक्ष दलील की एक उम्मीदवार तय कर चुके हैं। इसलिए विपक्षी दल के गठबंधन के विरोध में जाकर मेरे लिए राधाकृष्णन जी का समर्थन करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसका मतलब वो थोड़ा दबाव में तो है। उनको मालूम है कि CP राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने और उनके बाद तय है कि वो उपराष्ट्रपति बनेंगे, उसका असर तमिलनाडु की राजनीति पर पड़ना स्वाभाविक है। तो कितना पड़ेगा, क्या वो गेम चेंजर साबित हो पाएंगे? ऐसा कुछ अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन पता नहीं चलता है कि लोगों के मन पर किस बात का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो यह है तमिलनाडु का मामला।
जो भारतीय जनता पार्टी के लिए उसकी जो क्षेत्रीय दलों से लड़ाई है उसमें बहुत अहम लड़ाई है। ये दूसरा पश्चिम बंगाल समझ लो कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बारे में अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। पहली बार हाँ, आप देखेंगे इधर जितनी बार जो पश्चिम बंगाल गए हैं और अभी तो जो शनिवार को ही गए थे वो अब ममता बनर्जी पर सीधे अटैक नहीं करते, ममता बनर्जी का नाम नहीं लेते, तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सरकार की बात करते हैं। मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा प्रभावी होने जा रही है क्योंकि ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे नहीं निकल सकते। उनकी सरकार पर, उनकी पार्टी पर हमला करके बीजेपी को फायदा मिल सकता है। दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है वो अभी शुरू होगा बिहार के बाद। MIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रिकल रूल्स, घुसपैठियों को बाहर करना। घुसपैठियों को जिस तरह से बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री बना रहे हैं, एक एक घुसपैठियों को देश से बाहर करेंगे, यह हमारे देश के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, संसाधन छीन रहे हैं। इन पर देश का संसाधन क्यों खर्च हो, यह ऐसा मुद्दा है जिस पर ममता बनर्जी आक्रामक दिखने की चाह में कोशिश करे तो उनका डिफेंडिव होना पड़ेगा कि आखिर वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन क्यों कर रही है। और कमजोरी के उनके जो पहला संकेत मिला है, इलेक्शन कमीशन ने 4 ऐसे अधिकारियों को पकड़ा था जो मतदाता सूची में हेरफेर कर रहे थे, यानी जिनका वोट नहीं बनना चाहिए था, उनके आवेदन को स्वीकार करके रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। चुनाव आयोग ने 13 अगस्त को ममता बनर्जी की सरकार को पत्र लिखा। इन 4 को सस्पेंड किया जाना चाहिए और इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। 1 हफ्ते का समय दिया गया था। ममता बनर्जी ने पहला उनका निरीक्षण किया था या नहीं करेंगे ऐसा चुनाव आयोग अभी, क्योंकि चुनाव अधिसूचना जारी नहीं हुई है तो इसलिए चुनाव आयोग के हाथ में अभी प्रशासन नहीं है, तो उसका जो है आदेश मानने के लिए हम बाध्य नहीं है। लेकिन उनके चीफ सेक्रेटरी, उनका जो तर्क था वो तो बड़ा ही विचित्र तर्क था। उनका कहना था कि अगर इन लोगों को सस्पेंड कर दिया, इनके खिलाफ एक्शन लिया तो चुनाव की प्रक्रिया में जो टीम लगी हुई है उनका मनोबल गिर जाएगा। यानी गलत कर रहे हैं कि तो उनको गलत करने दीजिए, इससे उनका मनोबल बढ़ा रहेगा। अब कोई इतना वरिष्ठ IAS अधिकारी इस तरह का तर्क दे सकता है तो यह समझ से परे है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है कि ममता बनर्जी की सरकार इन 4 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने जा रही है। हालांकि FIR अभी दर्ज नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का जिस तरह का दबाव है उसमें FIR भी दर्ज करनी पड़ सकती है। यह ममता बनर्जी की कमजोरी का पहला प्रमाण है। दूसरा, बिहार के MIR के बाद वहाँ जो प्रक्रिया शुरू हुई है, जिस तरह से वह MIR का विरोध कर रही है और उसके खिलाफ जिस तरह से खड़ी हुई है, उससे उनकी दूसरी कमजोरी नज़र आती है कि वो नहीं चाहते कि मतदाता सूची की सफाई हो, मतदाता सूची में सुधार हो, क्योंकि उनका जो बड़ा वोट बैंक है बांग्लादेशी घुसपैठियों का और रोहिंग्याओं का, उनको वो नहीं चाहते कि मतदाता सूची से नाम हटे। इसके लिए वह संघर्ष कर रही हैं। यह मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से उनके लिए कमज़ोर मामला, तो इसलिए क्योंकि उसको वो नया रूप देने की कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी देश भर में जो बांग्ला भाषा बोलते हैं उनके खिलाफ अभियान चला रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल को हो या उसके बाहर बंगाल के लोगों पर इसका कोई असर हो रहा है, ऐसा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरा और चौथा मामला है पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का। जिस तरह से बलात्कार के मामले सामने आए हैं और उसमें सरकार जिस तरह से बलात्कारियों को बचाती हुई नजर आई है, और चौथा मामला भ्रष्टाचार का है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच चल रही है।
कई मंत्री जेल में हैं, कई नेता जेल में हैं। इनका जवाब ममता बनर्जी के पास नहीं है। जितनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, उनसे ममता बनर्जी को और डिफेंसिव में डाल दिया गया है और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। और आखिर बात है कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसमें जो भ्रष्टाचार है, उसमें जो घोटाला हुआ है, उसका भी जवाब नहीं है ममता बनर्जी उनकी सरकार के पास। भाजपा की बात करें तो भाजपा की कमजोरी यह है कि उनके पास भी कोई ऐसा पेन स्टेट लीडर नहीं है जिसकी लोकप्रियता पूरे प्रदेश में हो। और उसके पास जो सबसे लोकप्रिय नेता है शेंदु अधिकारी, वो तृणमूल कांग्रेस से ही आए हुए हैं। तो बीजेपी में बहुत से लोग हैं जो उन्हें बाहरी मानते हैं। पूरी तरह से अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है और उनके बारे में तरह तरह की शंकाएं भी जाहिर करते रहते हैं। लेकिन सुरेंद्र अधिकारी पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आए थे और नंदीराम, उन्होंने ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया था। वहां से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी ताकत लगातार भाजपा के अंदर बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। लेकिन क्या वो इस स्थिति में आ गए हैं कि तृणमूल कांग्रेस को चुनाव हरवा सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है जिसका अभी कोई जवाब नहीं है। लेकिन भाजपा अपना कैंपेन जिस तरह से शुरू करने जा रही है, जो रणनीति इस बार बना रही है, वो पिछले चुनाव में उनकी जो रणनीति थी उससे बिल्कुल अलग है। इसलिए उम्मीद ज़्यादा जगती है और MIR की जो एक्सरसाइज जो है वो ममता बनर्जी के वोट बैंक पर सबसे बड़ा आघात होगा। उससे उबरना ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए मुझे तमिलनाडु से ज़्यादा उम्मीद पश्चिम बंगाल में नज़र आती है। यह सही है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी, उसके बाद भाजपा का जो समर्थन वर्ग था और उनके जो कार्यकर्ता थे, दोनों पार्टी से बहुत ज़्यादा नाराज और बहुत ज़्यादा निराश थे। हमारे ऊपर जब संकट आया तो पार्टी बचाने के लिए नहीं आई, लेकिन समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है और वह होता है दिखाई दिया है। अगर समर्थक वर्ग इस मतदाता वर्ग को लगाकर कहे अगर कि वह थोड़ा जोर लगाए तो ममता बनर्जी को सत्ता से हटाया जा सकता है, तो वो फिर से बीजेपी के साथ खड़ा हो सकता है। अब यह निर्भर करेगा कि भाजपा की रणनीति पर, उसकी जो चुनावी रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, उस पर किस तरह से और किन मुद्दों को उठाती है बीजेपी और किन मुद्दों पर जोर देती है। एक मुद्दा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो ममता बनर्जी पर निजी प्रहार है। ममता बनर्जी की लोकप्रियता में कोई खास कमी नहीं आई है पश्चिम बंगाल में, लेकिन उनका संगठन और उनकी सरकार दोनों कमज़ोर हुई है। चुनाव होगा उस समय तक उनके खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी और चाहे जितना भी लोकप्रिय नेता हो उसके लिए 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेलना कठिन होता है। ममता बनर्जी के लिए कठिनाई और बहुत ज़्यादा है। एक तीसरा किला है क्षेत्रीय दलों का, कह सकते हैं, या गठबंधन का, जिसको बीजेपी अभी तक भेद नहीं पाई है। यह केरल का है। तो केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तीनों राज्यों में 2026 में चुनाव होने हैं और विधानसभा के। तो केरल में अभी भाजपा अपनी कोई ऐसी पैठ बना पाई हो जिससे कहा जा सके कि वह सत्ता की दावेदारी हो सकती है। कम से कम सतह पर तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। वहाँ भी उसकी समस्या यही है कि उसके पास कोई लोकप्रिय नेता राज्य स्तर पर नहीं है जिसके पास अपील हो। और केरल की जो राजनीति है वो 3 सामाजिक वर्गों में बटी हुई है, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। इनमें से 2 जिसके साथ होते हैं उसकी जीत हो जाती है। हिंदू भाजपा के साथ पूरी तरह से तभी आएगा जब उसको लगेगा कि मुसलमान तो आएंगे नहीं। क्रिश्चियन समाज जो है अगर भाजपा की ओर झुकता हुआ दिखाई दिया तो हिंदुओं का बड़ा समूह भाजपा के साथ आ सकता है।
वो आएगा कि नहीं यह तो अभी कहना मुश्किल है। आता हुआ अभी दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो कम से कम तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जहां उड़ीसा की कहानी दोहराई जा सकती है, और दोहराई जाएगी कि नहीं अभी थोड़ा समय है। जब चुनाव का कैंपेन और पीक पर होगा तब अंदाज लगेगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति 2026 में नहीं बदली तो आप मानकर चलिए कि 2031 में जरूर बदलेगी। बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्या वो अपने पीक पर 2026 अप्रैल मई में पहुंच जाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए अपना किला बचाना उनकी राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। उसमें वो सफल होंगी या नहीं यह 2026 अप्रैल मई तक पता चल जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी भी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।